converted into energy according to E is equal to mc square. ठीक है, इसके अलावा जैसा कि हमने बात की कि रेडिएशन जो हैं, जब किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस से कोई रेडिएशन इमिट होती हैं तो तब भी एनर्जी रिलीज होती है. तो ये वाली जो एग्जांपल है, एग्जांपल 7.5, इसमें बेसिकली यूरेनियम U-238 है. ये एक अल्फा एमिटर है, उसमें से अल्फा डिके होता है, इसमें से निकलता है और इट कन्वर्ट्स इनटू थोरियम. ठीक है, थोरियम 234 एंड अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट ए हीलियम न्यूक्लियस. ठीक है, सो रिएक्टेंट जो है हमारे पास यहाँ पे U-238 है, लेकिन जब अल्फा डिके होता है तो उसके प्रोडक्ट से हमारे पास थोरियम होगा. और इसको मैंने वो नहीं किया है, रिकॉर्ड में नहीं डाला, मैं रिकॉर्ड में डालता हूँ, सॉरी. खैर अभी कोई ऐसी चीज नहीं पड़ी है कि जो रिकॉर्ड ना हो जाए तो कोई मसला हो. ओके, want to stop this meeting is being recorded, are you sure? नहीं, रिकॉर्ड तो मैंने डाला नहीं था, आप लोगों ने डाला इसको. सर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. तो फिर तो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर तो मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. जी सर. ठीक है, चलें, जबरदस्त, दैट्स गुड. ठीक है, सो यूरेनियम है U-238 है, इसका वजन जो है, वेट जो है 238.05079 U है. U इज यूनिफाइड मास यूनिट्स. ठीक है, और 1 U इज इक्वल टू 1.6 और 2206 इंटू 10⁻⁻27 kg. 1 U इसके बराबर है. 1.62206 है, मेरे ख्याल में 1.6 का फिगर तो है इसमें, इंटू 10⁻⁻². अगर हम इसको इस तरह लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg 1 U के बराबर है. ठीक है, सो यूरेनियम U-238 का मास इतना है. एटॉमिक मास ऑफ हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक मास इज 4.00260 U है. और जब इसमें से यूरेनियम में से हीलियम का एटम निकल जाता, न्यूक्लियस निकल जाता है, थोरियम बन जाता है, और थोरियम का जो वेट है दैट इज इक्वल टू 234.04363 U है. तो मास डिफेक्ट है. इस प्रोसेस के दौरान जो मास जो कहीं गायब हुआ है, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, दैट इज इक्वल टू 238.0507 माइनस जो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, हीलियम है और थोरियम है. इन दोनों के वेट्स को आप ऐड कर लें, और जो रिएक्टेंट है इसमें सिर्फ हमारे पास यूरेनियम U-238 है, डिफरेंस ले लें, तो व्हाट वी गेट इज द मास डिफेक्ट विच इज इक्वल टू 0.00456 U के बराबर है. और 1 U इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 kg के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है. एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है. ठीक है, तो इस U को हम मास में इन टर्म्स ऑफ kg में कन्वर्ट कर सकते हैं, और E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, लेकिन 1 U जो मास है, अगर उसको 1 U को अगर उस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो एनर्जी आती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आती है. 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. 1 U मास जो है, जब भी आप 1 U मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, 1 U मास मींस 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर ये जो रिएक्शन है अल्फा डिके वाला, इसमें मास डिफेक्ट इज इक्वल टू 0.00456 U के बराबर है. तो 1 U की एनर्जी हमें पता है. ठीक है, तो उसको जब विच इज इक्वल टू 931.5, इसको जब ये मास डिफेक्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट इज, वी विल गेट द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. अल्फा डिके जब भी U-238 से होगा तो 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, विच विल बी बेसिकली, ये जो मास है ये कन्वर्ट हो गया एट दिस मच एनर्जी. फ्यूजन रिएक्शन है. फिशन रिएक्शन, हेवी एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई को हम बम्बार्ड करते हैं बाय न्यूट्रॉन्स. फ्यूजन रिएक्शन, लाइटर एलिमेंट्स है उनको आपस में फ्यूज करते हैं. ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन के जो दो आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो व्हाट वी गेट इज, वी विल गेट हीलियम
nucleus plus a neutron. Okay, so in this fusion reaction, how much energy is produced? Sun जो है, this is a very very big fusion reactor. ठीक है, तो जहां एनर्जी जो है, ये बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन जो एनर्जी हम तक पहुंचती है, दिस एनर्जी इज ड्यू टू द फ्यूजन रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द सन. ठीक है, बट इन दिस पर्टिकुलर example, we are fusing deuterium and tritium. ठीक है, mass of deuterium is equal to, in terms of unified mass units, U में given है, mass of tritium is given to us. इन दोनों को फ्यूज करें, फ्यूजन रिएक्शन है, what we get is we will get helium, not only helium but a neutron will also be produced. ठीक है, तो और न्यूट्रॉन का वेट है 1.0087 U के बराबर है. Reactants are deuterium and tritium and products are helium and neutron. तो ये जो masses given है, यहाँ से we can calculate the mass defect which comes out to be 0.0188 U. ठीक है, and 1 U को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें, 1 U मास को, what we get is we will get 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो ये जो मास डिफेक्ट है, इसको जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो what we will get is we will get the energy released when we fuse together a deuterium atom and a tritium atom, and it comes out to be 17.5122 mega electron volts. Is it clear? ठीक है. और फिशन की हमने बात की थी, ये फ्यूजन रिएक्शन है. फिशन की बात की थी, उसमें पर फिशन जो है, U-235 के एटम को जब हम फिशन करते हैं, तो एवरेज एनर्जी जो रिलीज होती है, दैट इज इक्वल टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ये फिगर है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की, ये भी याद रखने की है. और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की जो फिगर है, ये भी याद रखने की है, क्योंकि जब हमें पता चल जाए कि 1 U इतनी एनर्जी जनरेट इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है व्हेन इट इज डिस्ट्रॉयड. ठीक है, और मास डिफेक्ट आमतौर पे जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ U गिवन है. ठीक है, तो उसमें फिर आपको दोबारा इसको एनर्जी में कन्वर्ट, इसको केजी में कन्वर्ट करके फिर इस इक्वेशन में पुट करके एनर्जी निकालने की जरूरत पेश नहीं आती, अगर आपको 1 U कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो अगर आपको पता चल जाए, which is of course is equal to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, बाकी ये जो इक्वेशंस हमने इसकी पहले, ये जो एग्जांपल्स हैं ये हम पहले कर चुके हैं. ठीक है, वन मोर थिंग, ये when U-235 atom is fissioned, ठीक है, what we get is we will get neutrons, and the number of neutrons could vary between 1 and 7. ठीक है, और फिशन जो फ्रैगमेंट्स हैं, इसके टूटने से जो नए एलिमेंट्स बनते हैं, फिशन फ्रैगमेंट्स कहते हैं उनको. ठीक है, और फिशन फ्रैगमेंट्स दे आर रेडियो एक्टिव, वो डिके होते हैं, डिके होने के बाद फिर डॉटर एलिमेंट्स बनते हैं. ठीक है, नए नए एलिमेंट्स बनते हैं, तो उनको फिर हम कहते हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं फिशन फ्रैगमेंट्स के बाद जो डॉटर एलिमेंट्स बनते हैं, इन सबको हम कहते हैं फिशन प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, दे आर हाईली एनर्जेटिक. ठीक है, दे हैव काइनेटिक एनर्जी and their speed is velocity is initial velocity is equal to 20,000 kilometer per second, about 6% of the speed of light. ये जो 3 न्यूट्रॉन एवरेज, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फिशनिंग ऑफ द यूरेनियम U-235 एटम. ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज द न्यूट्रॉन्स व्हिच आर इमिटेड, वेरी वेरी हाई स्पीड दे हैव. नाउ ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं, ये U-235, बिकॉज फिशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द U-235 एटम्स. ठीक है, वेरी हाईली एनर्जेटिक हाई स्पीड के जो न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी है U-235 के एटम्स के साथ इंटरेक्ट करने की, उनको फिशन करने की, that is very very low. ठीक है, highly energetic neutrons, their interaction with the U-235, ठीक है, to do its fission is very very low. लेकिन अगर इसकी स्पीड को किसी तरीके से हम कम कर दें, 20,000 किलोमीटर पर सेकंड से इसको रिड्यूस करें, 20,000 पर सेकंड अगर हो, तो वहां से उसकी काइनेटिक एनर्जी
1/2 mv² से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम कम कर दें तो फिशन रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कैन बी इंक्रीज्ड बाय 1000-fold बाय रिड्यूसिंग देयर वेलोसिटी से 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20,000 किलोमीटर पर सेकेंड, probability of fission is very very low, but when speed becomes 2 kilometer per second, the probability of fission reaction it increases 1000 times. ठीक है, सो तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं फिशन रिएक्शन के रिजल्ट में, उनको किसी तरीके से हमने स्लो डाउन करना है। ठीक है, उनकी वेलोसिटीज को हमने रिड्यूस करना है ताकि दे विल इंटरेक्ट विद यूरेनियम U-235 एटम्स एंड द फिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, और U-235 के एटम्स की जो कंसंट्रेशन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, इट इज 5% फॉर एग्जांपल। इनिशियली जब फ्यूल लोड करते हैं उसमें rest of the material it is uranium U-238। ठीक है, बाकी इसमें जो U-235 जो होता है इसकी परसेंटेज U-238 में बहुत कम होती है, जो रिएक्टर में जो जब हम फीड करते हैं 4 to 5%। ठीक है, अगर आपने इंटरेक्ट करवाना है इनके साथ, अगर आपने इनको ब्रेक करके एनर्जी हासिल करनी है, तो ये हाईली एनर्जेटिक जो न्यूट्रॉन्स है उनको हमने किसी तरीके से स्लो डाउन करना है। ठीक है, और ये इसकी तो हमने पहले ही बात की है, सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। जो न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा, जो न्यूट्रॉन जितने न्यूट्रॉन्स हमें चाहिए एक जनरेशन में, ठीक है, वी हैव सम मटेरियल्स व्हिच एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स कांस्टेंट इन ए रिएक्टर कोर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आपने ऐसे मटेरियल्स इस्तेमाल करने हैं रिएक्टर कोर के अंदर होंगे जो न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देंगे। एक जनरेशन में जितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, अगले जनरेशन में भी उतने ही न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे। एम्प्लीफिकेशन का जो इफेक्ट है इट शुड नॉट बी देयर। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे? वी विल यूज सम मटेरियल्स। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थिंग इज द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स, इट इज वेरी वेरी हाई। उनको हमने किसी तरीके से स्लो डाउन करना है। स्लो डाउन भी इस तरीके से करना है कि वो कहीं किसी और मटेरियल के अंदर के गायब होके फिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करें। ठीक है, आपने इसकी भी इजाजत नहीं देनी है। उनको किसी तरीके से उनकी एनर्जी को आपने कम करना है, लेकिन कोई मटेरियल उनको एब्जॉर्ब न करे, उनको स्लो डाउन करना है। ठीक है, दूसरा गोल ये हो गया। तीसरा क्या है? बिकॉज फिशन रिएक्शन इज देयर, ड्यू टू फिशन रिएक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड, और हमारा काम किसके साथ है? हीट के साथ है। ठीक है, हीट से हमने क्या करना है? वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस स्टीम। स्टीम क्यों प्रोड्यूस करते हैं? सो दैट वी विल रोटेट अ टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक कूलेंट भी चाहिए जो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको वहां से रिमूव करे। ठीक है, तो रिएक्टर कोर के अंदर बेसिकली 3 तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स फ्यूल इज देयर, यूरेनियम U-235 is there, uranium U-238 is there, but the fission reaction mainly takes place in uranium U-235. Okay, so the second thing is some material to keep the population of neutrons constant in the reactor core from generation to generation. And the third important material that should be there, that is to slow down the speed of neutrons so that the probability of interaction with U-235 atom may increase. और चौथी चीज क्या है? That is we need to remove the heat of the fission reaction. ठीक है, अगर हीट को रिमूव नहीं करेंगे तो एक तो ये है कि ये आपके सारा जो मटेरियल है ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने मेल्ट भी नहीं करवाना है। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स न्यूक्लियर रिएक्टर हमने बनाए हैं इस मकसद के लिए कि उससे स्टीम जनरेट करें, ताकि इसमें से हीट को रिमूव करने के लिए जो चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा दैट विल बी द कूलेंट। उसको कूलेंट कहते हैं, जो एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को कम करता है, उसको हम कहते हैं मॉडरेटर। जिस तरह मॉडरेटर्स नहीं होते डिस्कशंस में बैठे होते हैं, वो मॉडरेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी मॉडरेटर है जो उसकी स्पीड को कम करता है। ठीक है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, तो कंट्रोल रॉड्स कहते हैं, जो न्यूट्रॉन्स की पॉपुलेशन को कम करते हैं।
ठीक है, फ्यूल को हम कैसे बनाते हैं वो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन इस फिगर को अगर थोड़ा सा देखें तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर का सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ रिएक्टर कोर है। ठीक है, इसमें फ्यूल है जो राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, ये फ्यूल है। फ्यूल में U235 के एटम भी होते हैं और U238 के एटम भी हैं। ये वर्टिकल लाइन U238 है और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं ये हमारे पास U235 है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो ये बेसिकली फ्यूल है हमारे पास। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द एटम्स दे आर ऑफ U238, 95% फ्यूल में। ठीक है, और ये जो U235 ऑफ कोर्स दिस इज they are oxides of uranium U230। फ्यूल इज ऑक्साइड, जो फ्यूल की जो होगा वो ऑक्साइड है यूरेनियम U235 और U238 का। लेकिन U235 की कंसंट्रेशन U238 के मुकाबले में ओनली यहाँ पे 5% है। तो इसका मतलब इसके जो एटम्स हैं इस पूरे फ्यूल में, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब नहीं है। ठीक है, जब यहाँ पे एक न्यूट्रॉन कहीं से आता है फॉर एग्जांपल इसके अंदर, तो इसका चांस ये ज्यादा होगा ये U238 के साथ इंटरेक्ट करे रादर देन इंटरेक्टिंग विद U235। इज इट क्लियर? बिकॉज U238 के एटम्स की तादाद यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिशन रिएक्शन U235 में होता है। नाउ हियर इज ए U235 एटम, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ स्ट्राइक किया, फिशन रिएक्शन हो गया, 2 न्यूट्रॉन्स बन गए और उसके बाद 2 फिशन फ्रैगमेंट्स बन गए। ठीक है, फिशन फ्रैगमेंट्स they will of course decay, they will emit some alpha radiations, they will emit some beta radiations, they will emit some gamma radiations। ठीक है, और उसके बाद फिर जो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं उनमें से 3 न्यूट्रॉन्स जो रिलीज हुए हैं उनमें से एक न्यूट्रॉन मे बी इट विल इंटरेक्ट विद U238। ठीक है, मे बी इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय U238। ठीक है, और ये मे बी इट विल कन्वर्ट इनटू प्लूटोनियम, और दिस न्यूट्रॉन जो है इसके साथ जस्ट स्ट्राइक करेगा और कहीं और निकल जाएगा, अपनी कुछ एनर्जी इसके साथ रिलीज करेगा। तो ये जो एनर्जी यहाँ से जो फ्यूल में जो न्यूट्रॉन्स निकले हैं दे आर हाईली एनर्जेटिक, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। जब ये दोबारा यहाँ से बाहर निकलेंगे, देखिए यहाँ पे फ्यूल है, फ्यूल के बाद यहाँ पे जो मटेरियल है ये मॉडरेटर है और ये हमारे पास कंट्रोल रॉड है। कंट्रोल रॉड को ऊपर नीचे हम मूव कर सकते हैं। अब ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं ये जब यहाँ से निकल के मॉडरेटर में आते हैं तो मॉडरेटर का पर्पस क्या है? इट विल स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, बिकॉज वी वांट इट टू इंटरेक्ट विद द U235 एटम्स and the probability of interaction increases when the speed of neutron is decreased। ठीक है, तो यहाँ से ये मॉडरेटर के एटम्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, जिस तरह ब्लेड बॉल में एक को दूसरे से हिट करते हैं तो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, और उसके बाद वो स्लो डाउन होती है। द सेम थिंग इज लाइक हियर। ठीक है, सो अल्टीमेटली इट विल स्लो डाउन दिस न्यूट्रॉन एंड इट विल एंटर इनटू अनदर फ्यूल रॉड, और जहां पे because now its velocity is very low, the probability of interaction with U235 atom it will increase and it will fission the U235 atom in another fuel rod or fuel rod की हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे कंट्रोल रॉड है। कंट्रोल रॉड ऐसे मटेरियल्स हैं जो न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रॉन जो है ये यहाँ से निकलेगा और कंट्रोल रॉड में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड इट विल बी नो मोर देयर to take part in efficient reaction। ठीक है, सो यहाँ पे फ्यूल रॉड है, उसमें ये जो फ्यूल है इसके साथ न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करेगा एंड द सेम स्टोरी इट विल बी देयर। ठीक है, तो इसी तरीके से डिफरेंट बनते रहेंगे, फिशन का रिएक्शन होगा, न्यूट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द कंट्रोल रॉड्स and neutrons will be slowed down by the moderator. Neutron will do fission when they interact with the uranium U235 atoms. Neutrons will be absorbed by U238 atoms and plutonium will be produced. Just like U235, plutonium also fissions with a neutron, just like U235। ठीक है, तो इससे जो न्यूट्रॉन जो प्लूटोनियम बनेगा तो वो भी फिर ये फिशन जो न्यूट्रॉन्स अगले वक्त के साथ इसमें प्लूटोनियम और फिर जो न्यूट्रॉन्स जो निकलेंगे यहाँ से, ठीक है, दे विल आल्सो इंटरेक्ट विद द प्लूटोनियम एटम्स और वहां उनकी भी फिशन करेंगे और एनर्जी रिलीज करवाएंगे।
ठीक है, ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स है जिनकी बहुत ज्यादा स्पीड हाई है, when they interact with the uranium U-238 atom, ठीक है, तो यूरेनियम U-238 एटम का भी फिशन करते हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी या चांस क्या होता है, तो ये हमारे रिएक्टर को है बेसिक। ठीक है, यहाँ पे मॉडल, यहाँ पे कंट्रोल रॉड है, यहाँ पे फ्यूल है, लाइट वाटर है, हेवी वाटर है, वी विल टॉक अबाउट हेवी वाटर लेटर ऑन, दे एक्ट एज ए मॉडरेटर। ठीक है, वो स्लो डाउन करते हैं न्यूट्रॉन्स को। लाइट वाटर के मुकाबले में हेवी वाटर इसलिए अच्छा है कि लाइट वाटर न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन को कम भी करता है। लाइट वाटर इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपको पता है कि ये ड्यूटेरियम आइसोटोप चीज है। जो लाइट वाटर है उसमें वी हैव जो सिंगल न्यूट्रॉन वाला सिंगल, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें लाइट वाटर में एक कैपेसिटी है एक और न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की, ताकि ये ड्यूटेरियम बन जाए। ठीक है, तो लाइट वाटर को एज मॉडरेट करते हैं, स्लो डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसका फिर मसला ये होता है कि लाइट वाटर फिर न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन को क्या करती है, कम करती है। ठीक है, तो ये एक लाइट वाटर का नुकसान है। तो इस वजह से क्योंकि न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन कम होती, तो इस वजह से फिर हमें रिएक्टर में जो फ्यूल है उसकी कंसंट्रेशन है 5%, 4%, 5% तक उसकी हमें इनरिचमेंट करनी पड़ती है। व्हाट डू यू मीन बाय इनरिचमेंट, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। ठीक है, जबकि हेवी वाटर है, इट इज ऑलरेडी ड्यूटेरियम। ठीक है, तो इसका मतलब इसके एटम, इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ऑलरेडी एक और न्यूट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। तो अब प्रोबेबिलिटी जो होती है एक और थर्ड न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की, वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो जो हेवी वाटर होता है, दिस इज ए वेरी वेरी गुड मॉडरेट, वो जो है मॉडरेटर एज कंपेयर टू द लाइट वाटर। लेकिन उसका फिर नुकसान ये है कि ड्यूटेरियम हेवी वाटर बनाने के लिए इट इज मच मोर एक्सपेंसिव, उसको फिर किसी फैक्ट्री में हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो हियर इज स्कीमेटिक ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। यहाँ तो आपको पता चल गया रिएक्टर का कोर क्या है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे ये कंट्रोल रॉड्स हैं, दीज ब्लैक बार्स आर कंट्रोल। को हम ऊपर नीचे मूव करके फिशन रिएक्शन और न्यूट्रॉन्स की पॉपुलेशन को हम रिएक्टर के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर पावर बढ़ानी हो कंट्रोल रॉड्स को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, पावर कम करनी हो नीचे करेंगे, और अगर हमने शट डाउन करना है, फिशन रिएक्शन को हमने रोकना है, तो सारे के सारे कंट्रोल रॉड्स को हम नीचे ड्रॉप करेंगे। तो न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, दे विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय दिस कंट्रोल रॉड्स एंड फिशन रिएक्शन इट विल बिकम सब क्रिटिकल, और उसके बाद फिर ये आगे सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल रॉड्स हैं, और ये हमारे पास फ्यूल है, फ्यूल, ये यहाँ पे जो फ्यूल एलिमेंट्स जिसकी हमने बात की है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये मॉडरेटर है। ठीक है, मॉडरेटर वाटर भी हो सकता है, लेकिन मॉडरेटर यहाँ पे अलग करके हमने दिखाया है। ठीक है, मॉडरेटर कोई सॉलिड भी हो सकता है, जिस तरह ग्रेफाइट है फॉर एग्जांपल। कुछ रिएक्टर्स में ग्रेफाइट को एज ए मॉडरेटर इस्तेमाल करते हैं, कुछ रिएक्टर्स में वाटर को एज ए मॉडरेटर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, कूलेंट के तौर पे। कूलेंट का मकसद क्या है, यहाँ पे फिशन की जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को हमने यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, सो इस रिएक्टर में ये मॉडरेटर है। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज ग्रेफाइट, जो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये कोई गैस है, फॉर एग्जांपल हीलियम है। ठीक है, जो इसमें से फ्लो करवाते हैं ताकि ये चैनल्स के थ्रू, ठीक है, ताकि ये यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होती है फिशन की, उस हीट को यहाँ से रिमूव करें। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली मॉडरेटर, फ्यूल एलिमेंट, दीज आर कंट्रोल रॉड्स, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टर, जो न्यूट्रॉन्स हैं फिशन रिएक्शन के दौरान जो निकलते हैं हाईली एनर्जेटिक, वो यहाँ से बाहर भी जो है ना निकल सकते हैं, लीक कर सकते हैं। ठीक है, उनको रोकने के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर हम लगाते हैं, मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो न्यूट्रॉन्स की पॉपुलेशन को वापस अंदर रिएक्टर की तरफ डाइवर्ट करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं। देन ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल शील्डिंग और दूसरी यहाँ पे इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो गेमा रेज, बेटा पार्टिकल्स, और उन सबको इस कंटेनमेंट की जो बिल्डिंग है इससे बाहर निकालने की इजाज़त नहीं देते। ऐसे मटेरियल की हम बनाते हैं
जिस जो मटेरियल्स उनको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हीट पैदा हो गई, उस हीट को हमने किसी, फॉर एग्जांपल हीलियम गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मदद से वो हॉट हो जाएगी ऑफ कोर्स। उसको फिर हमने इस पाइप के थ्रू हमने इसको उसको हम ले आए स्टीम जनरेटर में, ठीक है। स्टीम जनरेटर में से जब वो गैस गुजरेगी, हॉट गैस गुजरेगी, तो स्टीम जनरेटर के अंदर यहाँ पे वाटर है, ठीक है। दैट वाटर विल बिकम कन्वर्ट इनटू स्टीम, that steam will travel towards turbine, ठीक है। turbine will rotate, then we have the condenser, ठीक है, our old friend that we have already discussed in our thermal power plants की जो lectures थे, ठीक है। then we have this cooling tower, ठीक है, और सर्विस वाटर पंप, और ये हमारे पास कूलिंग वाटर जो है सर्कुलेट करेगा, ये कंडेंसर है। देन वी हैव फीड वाटर पंप। कोल फाइड पावर प्लांट्स में हमने देखा है कि यहाँ पे बॉयलर था, बॉयलर को हम कैसे करते थे, उसमें फ्यूल बर्न करते थे, वहां से steam would be produced and that steam would rotate the turbine. But in case of nuclear power fission reaction, heat is produced and that heat is removed from the reactor core by carbon dioxide, and that carbon dioxide, very hot carbon dioxide or helium, ठीक है, that is used to produce steam in a steam generator, ठीक है, and that steam basically drives the turbine generator set, ठीक है। कुछ रिएक्टर्स में देयर आर, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे गैस है, ठीक है। कुछ रिएक्टर्स में, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द पावर रिएक्टर्स, उसमें हम ग्रेफाइट को एज ए मॉडरेटर इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें वाटर इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर। तो उसमें ये वाला जो पोर्शन है, इट विल बी नो मोर दियर, बल्कि यहाँ पे हमारे पास इस सारी जगह पे वाटर विल बी दियर, ठीक है। तो वाटर विल एक्ट एज ए मॉडरेटर एंड वाटर विल आल्सो एक्ट एज ए कूलेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से वाटर यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको वाटर को हम डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट नहीं करवाते हैं। वेरी हॉट वाटर इज दियर, ठीक है, इसको प्रेशर में रखते हैं, प्रेशर में रखने की वजह से इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है, इट बिकम्स वेरी वेरी हाई, मे बी मोर देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका इतने हाई प्रेशर पे रखने की ये बॉयल नहीं होता है, बट इट्स टेम्परेचर राइजेज मे बी मोर देन 300 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्टर। अगर यहाँ पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर यहाँ पे है, ठीक है, उस वाटर को फिर हम यहाँ से सर्कुलेट करवाते हैं, एंड दैट वाटर प्रोड्यूसेस, ट्रांसफर्स इट्स हीट टू द वाटर इन ए सेकेंडरी लूप। ये सेकेंडरी लूप है हमारे पास, इसको हम प्राइमरी लूप कहते हैं, और ये हमारे पास सेकेंडरी लूप है, ठीक है। सो स्टीम इज वेरी हॉट वाटर, इट विल ट्रांसफर इट्स हीट टू द वाटर इन द सेकेंडरी लूप, and this water in the secondary loop, it will convert into steam, and that steam will turn the turbine, okay. The rest of the story is same as that we discussed in thermal power plants, okay. So this nuclear power plants, they are also of course thermal power plants, ठीक है। सो यहाँ पे टू लूप्स है। टू लूप्स का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि बिकॉज समटाइम्स इट मे हैपन दैट ये जो फ्यूल्स जो है वो किसी वजह से रप्चर हो जाए, और उसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी जो है इट विल बी एडिड इनटू दिस प्राइमरी लूप, ठीक है। तो ये एक एडिशनल आपने एक बैरियर यहाँ पे डाला है कि जिसकी वजह से ये जो रेडियो एक्टिविटी है इट विल बी कन्फाइंड ओनली इन द प्राइमरी लूप, and it will not go into the secondary loop जिसमें टरबाइन है, जिसमें दूसरे इक्विपमेंट और सिस्टम्स हैं, ठीक है। फिर इनको शील्डिंग करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वर्कर्स हैं, ठीक है। अगर ये लूप यहाँ पे मौजूद नहीं होगी, if some is added into the coolant, this is the coolant in this confinement, the water in this confinement, this is coolant, ठीक है। अगर उसमें ऐड हो गई तो वो जो रेडियो एक्टिविटी है it will go into the steam turbine, और वहां से जो वर्कर्स जो है वो फिर एक्सपोज हो जाएंगे। एनी क्वेश्चन? जी अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान अंसारी साहब। नहीं सर, अभी तो क्वेश्चन नहीं हुई। समझ आ गई सर। चले समझ आ रही है सर? समझ आ रही है, छह चीजें से पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चंस अराइज होंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ही आपसे पूछेंगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ठीक है।
So here is what we have fissile material U-235 जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है। U-234, U-238 के जो आइसोटोप्स हैं, U-234 है, U-235 है, U-238 है। Only U-235 is capable of sustaining a chain reaction in nature। ठीक है, U-235 की जो नोट है नेचुरल यूरेनियम जिसको कहते हैं, उसमें 99.3% इज U-238 एंड ओनली 0.72% इज U-235। U-235 की अमाउंट बहुत कम होती है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तकरीबन 1000 एटम्स नेचुरल यूरेनियम के कहीं मौजूद हैं, कोई 70 एटम्स जो होंगे वो U-235 के होंगे। Did you get my point? ठीक है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अगर हम बात करें फ्यूल, ठीक है, तो उसमें फिर हमें उसकी इनरिचमेंट करनी पड़ती है 3 to 5%। ठीक है, तब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसको एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसकी इनरिचमेंट करेंगे, इसकी क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे U-235 के, कहीं से लाके नेचुरल यूरेनियम में उसकी क्वांटिटी नेचुरल यूरेनियम में बढ़ाने का तरीका क्या है? एक तरीका तो ये U-235 के एटम्स कहीं से लाए, उसमें ऐड कर दें। हम कहां से ले आएंगे, हमारे पास तो है ही नहीं। दूसरा तरीका क्या है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने का? नेचुरल यूरेनियम अगर कहीं आपको मिल गया तो वहां से U-238 के एटम्स को कम करना शुरू कर दें। तो इसका मतलब है U-235 के एटम्स की परसेंटेज क्वांटिटी उसमें बढ़ती चली जाएगी। तो आपने ये करना, इतने एनफ U-238 के एटम्स को वहां से निकालने हैं कि हर 100 एटम्स जो नेचुरल यूरेनियम के हैं उसमें आप समझ लें कि 95 एटम्स रह जाएं U-238 के और 5 एटम्स हो U-235 के। जबकि नेचर में जो एग्जिस्ट करता है उसमें 1000 एटम अगर U-238 के हैं तो सिर्फ 7 एटम्स होते हैं U-235 है, उसको हम कहते हैं एनरिचमेंट। ठीक है, एक तरीका तो ये है फिसाइल मटेरियल होना चाहिए रिएक्टर के अंदर। फिर ऑफ कोर्स करेक्ट ऑफ कर सकते हैं, जस्ट U-235 को आपने उसके अंदर लोड कर दिया। ठीक है, देन यू एक्सपेक्ट दैट फिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड यू विल गेट एनर्जी। ऐसा नहीं है। ठीक है, उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में फ्यूल को प्रॉपर तरीके से हमें फैब्रिकेट करना पड़ता है। देन वी हैव टू लोड द फ्यूल इन ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री। ठीक है, देन ऑफ कोर्स वी विल हैव फ्यूल रॉड्स जिनकी मदद से हम कंट्रोल करेंगे चेन रिएक्शन को, रिएक्टर की पावर को। देन ऑफ कोर्स द हीट विल बी प्रोड्यूस्ड और इस हीट को हमने वहां से रिमूव करना है। वो किसकी मदद से करेंगे? वी विल यूज कूलेंट to remove that heat। मॉडरेटर की ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, लाइट वाटर है और हेवी वाटर है और ग्रेफाइट है, इसको हम एज ए मॉडरेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बात की वेरियस मटेरियल्स, सिल्वर, इंडियम, कैडमियम एलाइज हैं, बोरॉन एलाइज हैं, हाफनियम है, so many other materials are there। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट, नीड एग्जैक्टली 1 excess न्यूट्रॉन पर फिशन इवन टू फाइंड अनदर U-235। यानी हर फिशन रिएक्शन में हमने सिर्फ एक न्यूट्रॉन को आगे एक और एटम को फिशन करवाना है। बाकी न्यूट्रॉन फिशन रिएक्शन में निकले उनको हमने वहां से रिमूव करना है। ठीक है, इंसर्टिंग ए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर इनटू द पोर रिमूव्स न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द पूल। Pull out rod makes more available emergency procedure to drop all the control rods at once। कभी कोई ऐसा मसला होता है, मसलन किसी वजह से ये जो कूलेंट है फॉर एग्जांपल, इसमें कोई इसमें लीक हो जाता है, कूलेंट यहाँ से निकल जाता है। अब नो देयर इज नो मोर कूलेंट टू रिमूव, टेंपरेचर बढ़ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि फिशन रिएक्शन को फौरन स्टॉप कर दें। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, जितने भी कंट्रोल रॉड्स हैं उनको फौरन आप ड्रॉप करें ताकि फिशन रिएक्शन जो है वो जो है सस्टेन न कर सके, उसको स्टॉप कर दें। ठीक है, सो हियर इज व्हाट वी हैव, वही जो पीछे हम डिस्कस करते रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल रॉड्स हैं उनको ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं टू कंट्रोल द पावर ऑफ द रिएक्टर। ठीक है, अगर आपने इसको बिल्कुल शट डाउन करना है तो कंट्रोल रॉड्स को, ये फ्यूल है बेसिकली, उसके हम दरमियान में बिल्कुल उसके दरमियान इंसर्ट करते हैं ताकि न्यूट्रॉन एक फ्यूल से निकल के दूसरी की तरफ जाना चाहेंगे बाय दिस कंट्रोल रॉड।
ठीक है, तो बाकी क्रिटिकलिटी की हमने सुपर क्रिटिकल, जहां पे चेन रिएक्शन जो है डाइवर्जिंग टाइप का है, जहां पे नेक्स्ट जनरेशन में जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में, चेन वी कैन से दैट द चेन रिएक्शन इज डाइवर्जिंग. ठीक है, डाइवर्जिंग चेन रिएक्शन मींस दैट इट विल प्रोड्यूस more and more power will just keep on increasing. इसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल रिएक्टर, जिसमें न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, उसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल. क्रिटिकल रिएक्टर, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन में उनकी तादाद सेम है. के की वैल्यू जो हमने डिफाइन की थी दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन का लॉस जो है एक जनरेशन नेक्स्ट जो जनरेशन उसमें न्यूट्रॉन कम है प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में, where k's value is less than 1, as we discussed, we have already defined k in some previous slide as the reactor is subcritical. ठीक है, और इसकी पावर कम होती चली जाएगी. नाउ न्यूक्लियर जो फ्यूल है, जैसा कि मैंने आपको बताया U-235 जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है, जो एटॉमिक बम आप बनाते हैं उसमें भी U-235 इस्तेमाल होता है. न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इट्स ओनली 3 to 5%, लेकिन एटॉमिक बम्स जो होते हैं उसमें मोर देन 90%. ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन आपको करनी पड़ती है, तो उसको हम वेपन ग्रेड यूरेनियम कहेंगे. ठीक है, लेकिन ये नेचर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बिग स्टार्स में बिलियंस ऑफ इयर्स एगो ये बन गया था. ठीक है, सो हमारी जमीन में भी मौजूद है, बट इट्स क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल. मसलन अगर कोई माइन है, वहां से माइन करके आप अगर 1000 kg, यहाँ पे जो पहली फिगर है इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करें कि 1000 kg का वेस्ट जो है किसी माइन से अलग करेंगे तो उसमें से सिर्फ 1 kg मिल जाएगा यूरेनियम U3O8. ये ऑक्साइड है यूरेनियम का, ये आपको 1 kg U3O8 मिल जाएगा. 1000 kg वेस्ट आपको फेंकना पड़ेगा. 1 kg यूरेनियम निकालने के लिए 1000 kg वेस्ट को आपने निकाल के फेंकना होगा, तो तब आपको 1 kg यूरेनियम उस 1000 kg के वेस्ट में मिलेगा. ठीक है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो यूरेनियम जो 1 kg यूरेनियम जो होगा, इसमें जो हमारे काम की जो चीज़ है वो यूरेनियम U-235 है. लेकिन U-235 अगर हमारे पास जो परसेंटेजेस पीछे हमने डिस्कस की हैं उसके लिहाज से अगर हम देखें, तो अगर हमारे पास 1398 kg U-238 होगा, तो उसमें रफली जो होगा 10 kg जो होगा that will be यूरेनियम U-235. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो 1 kg यूरेनियम हम यहाँ से लेंगे और से लेंगे, तो उसमें ऑफ कोर्स दिस इज नेचुरल यूरेनियम. U-238 भी है, U-235 भी है. तो U-238 के मुकाबले में U-235 की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत बहुत कम है. ठीक है, तो ये जो ऊपर उसने सिंबल जो बनाया है, अगर ये सारा 1 kg हम एज्यूम करें तो सिर्फ इतना ही थोड़ा सा जो है U-235 ओनली 10 पार्ट्स. U-238 के कितने पार्ट्स हैं? 1398 पार्ट्स हैं. U-235 के कितने पार्ट्स हैं? ओनली 10 पार्ट इन 1 kg. जो 1000 kg वेस्ट को फेंके जो आपने 1 kg आपने हासिल किया था, उसमें ये वाली सिचुएशन है. ठीक है, इसकी फिर हम वी विल डू सम काइंड ऑफ केमिकल प्रोसेसिंग. U-238 सॉरी, ये हमारे पास है यूरेनियम का ऑक्साइड है, लेकिन U3O8 है. उसको फिर हम उसकी ट्रीटमेंट करके इसको वी विल कन्वर्ट, सम केमिकल प्रोसेसिंग विल बी देयर एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू UO2, यूरेनियम डाइऑक्साइड. ठीक है, लेकिन स्टिल ऑफ कोर्स 10 पार्ट्स U-235 एंड 1398 पार्ट्स यूरेनियम U-238 है. अब हमने इसकी इनरिचमेंट करनी है. इसमें से U-238 की परसेंटेज को हमने इंक्रीज करना है. जैसा कि मैंने आपको बताया, परसेंटेज इंक्रीज करना, इसकी जो क्वांटिटी है U-238 है, इसके एटम्स को यहाँ से किसी तरीके से हम अलग करना शुरू कर दें, तो जो परसेंटेज है U-235 की वो बढ़ना शुरू हो जाएगी. तो उसको हम इनरिचमेंट कहते हैं. तो इनरिचमेंट करके बेसिकली हम 50 पार्ट्स U-235 और 3.6% अगर इनरिचमेंट हम करें,
तो उसमें से U235 50 पार्ट्स रह जाएंगे और 50 पार्ट्स होने चाहिए, और U238 जो है वो 1398, तो तकरीबन आप समझ लें 1400, ठीक है, पार्ट्स U238 के होंगे, और U235 के कितने पार्ट्स होंगे? 50 पार्ट्स होंगे। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है? मसला ये है कि इनरिचमेंट का जो प्रोसेस है, बिकॉज U235 एंड U238 they are the isotopes of the same element uranium, ठीक है, so they are very much alike in chemical properties are exactly the same, ठीक है, the only difference is their physical properties, और physical properties में क्या चीज है? it is their mass, एक का atomic mass U235 है और दूसरे का U238 है। now imagine कितना कमाल है कि ये जो इतना स्मॉल मास का जो डिफरेंस है, उसको भी जो इनरिचमेंट की जो फैसिलिटीज हैं वो उस स्मॉल डिफरेंस को भी एक्सप्लॉइट करती हैं, और उसमें से जो U238 के जो एटम्स को कम करके उसकी इनरिचमेंट करती हैं, परसेंटेज ऑफ U235 के एटम्स को बढ़ाती हैं, और वो एक्सप्लॉइट कौन सी प्रॉपर्टी करती हैं? इट इज द मास डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन U235 का मॉलिक्यूल न्यूक्लियस है और U238 के न्यूक्लियस का जो मास डिफरेंस है, एंड दैट इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल। उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 3 न्यूट्रॉन्स का आप समझ लें कि डिफरेंस है। 3 न्यूट्रॉन्स के वेट के बराबर डिफरेंस दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के वेट का वेट है, ठीक है, इतना डिफरेंस है दोनों के वेट में, लेकिन स्टिल उसको ये इस डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करके इसके इनरिचमेंट की जाती है, एंड दिस इज वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। वंस यू हैव दिस इनरिचमेंट फैसिलिटीज, so you can fuel your nuclear power plants, and you can also develop nuclear weapons, ठीक है। so this is very very challenging, और दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके पास ये फैसिलिटी है, इनरिचमेंट की फैसिलिटीज, ठीक है। so here we have uranium mined and refined, यहाँ पे यूरेनियम का माइन है, ठीक है, और है of course you will do some kind of mining, और उसके बाद फिर U3O8 यू विल इसको निकालेंगे और इसमें से जो वेस्ट है उसको अलग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद व्हाट यू विल डू सम केमिकल प्रोसेसिंग, और आफ्टर दैट व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट ए मटेरियल U3O8, और इसका कलर जो है वो येलो है। इसकी वजह से इसको येलो केक का नाम दिया है साइंसदानों ने। पुराने ज़माने में जो साइंसदान थे वो बड़े अच्छे शायर भी हुआ करते थे, बड़े अच्छे अदीब भी हुआ करते थे, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो फिर यहाँ पे भी देखें इसका नाम बड़ा ज़बरदस्त रखा है, येलो केक, ठीक है। अब ना U238 है, उसको फिर हम क्या करते हैं? इनरिचमेंट करनी है। इनरिचमेंट का मतलब U235 की परसेंटेज हमने बढ़ानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ये U3O8 है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक गैस के फॉर्म में, और उस गैस को हम कहते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ये जो येलो केक है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। उसको फिर हम पैक करेंगे और उसको फिर इनरिचमेंट की फैसिलिटीज में ले जाएंगे, ठीक है। तो इनरिचमेंट की फैसिलिटीज क्या करेंगी? U235 की जो परसेंटेज है, इट विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 to up to 3 to 5%। जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं इनरिचमेंट के लिए, वी हैव गैस सेंट्रीफ्यूजेस हैं, गैस डिफ्यूजन की टेक्निक है, मॉलिक्यूलर लेजर आइसोटोप सेपरेशन है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ्स है। तो इसमें से ये जो टेक्निक है गैस डिफ्यूजन है और ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, ये वाली टेक्निक्स वर्ल्ड वार 2 के दौरान these techniques were deployed to produce U235 for those bombs, atomic bombs which were dropped in on Hiroshima and Nagasaki। उसमें से एक प्लूटोनियम बम था, दूसरा यूरेनियम था। तो यूरेनियम U235 का जो बम था उसके लिए ये टेक्निक्स इस्तेमाल हो गई थी, बट दीज टेक्निक्स, ठीक है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, जो उसकी इनरिचमेंट के लिए। नाउ दीज टेक्निक्स आर ऑब्सोलीट, दे आर नो मोर यूज्ड, ठीक है। ये जो गैस के जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, बेसिकली दिस इज द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एट दिस मोमेंट, और यही टेक्नोलॉजी यूरेनियम की इनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। नाउ हियर इज व्हाट वी हैव, गैसियस सेंट्रीफ्यूज, हाउ इनरिचमेंट इज डन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों U235 और U238 के जो एटम्स हैं,
उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दे आर नॉट डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती तो सिंपली आप किसी केमिकल के साथ उसको रिएक्ट करवाते और U235 उस केमिकल के साथ एक बॉन्ड बनाता और U238 से अलग हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या डिफरेंस, दोनों के मास में वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस दियर न्यूक्लियाई के मास में। जैसे कि पहले भी मैंने बताया 3 न्यूट्रॉन्स का जो मास है उतना उनके न्यूक्लियाई के मास का डिफरेंस है। उसको फिर हम कैसे हम उसको एनरिच करते हैं, तो तरीका ये है कि UF6 येलो केक जिसकी हमने बात की थी, यहाँ से HF6 बनाया, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। उस हेक्साफ्लोराइड को हम ला के, ये सेंट्रीफ्यूज एक सिलेंडर है बहुत बड़ा, ठीक है, इसमें फीड करते हैं। देन वी रोटेट दिस सिलेंडर एट वेरी वेरी हाई स्पीड, मे बी 50,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट और मे बी इवन मोर देन दैट। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए इसके जो ड्राइव्स हैं, इस इतनी हाई स्पीड पे जो इसको आपने रोटेट करवाना है, ठीक है, तो इस वो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर देयर who design these types of drives to drive the motors which rotate this centrifuge का जो ड्रम है। UF6 को जब इसके अंदर डाल के उसको वेरी हाई स्पीड पे रोटेट करवाते हैं तो उसमें हेवी एटम्स हैं। हेवी एटम्स कौन से हैं? U238 है। लाइट एटम्स कौन से हैं? U235 है। तो हेवी एटम्स की कंसंट्रेशन थोड़ी सी साइड पे ज्यादा होती है और लाइट जो न्यूक्लियाई जो है, एटम्स जो हैं, उनके सेंट्रल वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से सेंट्रल वाले रीजन में U235 की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है और साइड पे U238 की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है ये जो सेंट्रल पोर्शन में थोड़ी सी ज्यादा है, उसको फिर यहाँ से ये वाला जो रीजन है, ये जो पाइपिंग जो सिस्टम है, ठीक है, ये वाला यहाँ, इनसे फिर इसको हम बाहर निकालते हैं। U235 के थोड़ा सा इनरिच्ड होगा, लेकिन अगर एक ड्रम के अंदर इसको रोटेट करवाएंगे तो मे बी 0.72% U235 की कंसंट्रेशन है। तो U235 की कंसंट्रेशन U235 की कंसंट्रेशन 0.725%, बहुत मामूली सा फर्क होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी मच अलाइक, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक मतलब इस ड्रम में से रोटेट करवाएंगे तो यहाँ से इसकी परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन मे बी 0.01 और इवन लेस देन दैट, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा परसेंटेज बड़ी नहीं है। इसको फिर हम यहाँ से निकालते हैं, फिर एक और ड्रम इसी तरह का वो उसमें रोटेट करवाएंगे, फिर वहां से जो थोड़ी सी इनरिचमेंट ज्यादा उसमें हो गई है, परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ गई है, उसको फिर आगे एक और ड्रम में करवाएंगे। एंड देयर विल बी मेनी मे बी थाउजेंड्स ऑफ दीज ड्रम्स, दे विल बी इन कास्केडेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ लगे हुए। एक से इनरिचमेंट बहुत कम मामूली सी इनरिचमेंट होती है, वहां से फिर दूसरे में फीड करते हैं, वहां पे उसको रोटेट करवाते हैं। ये मुसलसल चलते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। और हर एक से अल्टीमेटली जाके कहीं जाके फिर आपको मे बी 2%, 3%, 4%, 5%, जितने ज्यादा आप ये लगाते चले जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेजेस जो हैं ये वाले, ठीक है, जितने ज्यादा लगाते चले जाएंगे तो इतनी ज्यादा आपकी फिर इनरिचमेंट आपकी हासिल होगी। लेकिन अगर एक सिंगल लाइन अगर इस तरह की लगी हुई हो तो उसकी वजह से जो इनरिचमेंट की क्वांटिटी जो मिल जाएगी, इनरिचमेंट तो 5% होगा, लेकिन यूरेनियम की क्वांटिटी क्या होगी? बहुत कम होगी इनरिचमेंट के लिए। तो इस तरह के जो ड्रम्स जो आपने सीरीज में कनेक्ट किए हैं, इस तरह के पैरेलल बहुत सारे सेट्स लगाते हैं ताकि हर सेट जो है वो एक यूरेनियम की U235 की कंसंट्रेशन को बढ़ा के 5% तक ले जाए, दूसरा सेट भी यही काम करे। तो बहुत कम टाइम में फिर आप जितने आप पैरेलल अरेंजमेंट्स आप लगाते चले जाएंगे तो कम टाइम में फिर आप बहुत ज्यादा यूरेनियम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, इनरिच्ड यूरेनियम ऑफ कोर्स। तो ये हमारे पास एक यूरेनियम इनरिचमेंट की एक फैसिलिटी है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूजेस हैं, इनको रोटेट करवाते हैं और यहाँ पे पाइप्स हैं, इनके जरिए एक में थोड़ी सी अगर थोड़ी सी हो गई है तो उससे फिर उसको आगे ट्रांसफर करेंगे, वहां से फिर आगे ट्रांसफर करेंगे एंड सो ऑन, एंड दे आर आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज में भी हैं, ये सारे सीरीज में लगे हुए होंगे, देन देयर आर इन पैरेलल, ठीक है। और ये आप इसको जरा इस फिगर को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, देयर आर बहुत बड़ा एक कम्प्लेक्स नजर आ रहा है जिसमें सेंट्रीफ्यूजेस पड़े हुए हैं और उसकी मदद से फिर आप क्या कर रहे हैं, उसकी इनरिचमेंट कर रहे हैं। तरीका ये इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है यूरेनियम इनरिचमेंट की।
ठीक है। दूसरा जो तरीका है जो कि अब दिस टेक्निक इज नो मोर यूज्ड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। ठीक है, इसमें हम ये करते हैं UF6 येलो केक को UF6 में हमें कन्वर्ट करवाया। U235 और U238 के मास में जो थोड़ा सा जो डिफरेंस है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, तो जिसका मास कम होता है वो ऑफ कोर्स दैट कहीं से अगर मेम्ब्रेन से फ्लो करवाएं तो ये थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू हैवी न्यूक्लियाई के मुकाबले में। तो ये मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पे U235 की कंसंट्रेशन थोड़ी सी मामूली सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस साइड। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम निकालते हैं, निकालने के बाद फिर इसको एक और इसी तरह के का जो है इसी तरह का जो स्ट्रक्चर है उसमें से पास करते हैं। यानी इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये अगला इसी तरह का एक स्ट्रक्चर है, उसके इस साइड पे अगर हम डाल दें तो वहां से फिर U235 की इनरिचमेंट थोड़ी सी मिलती चली जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम सीरीज में पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हम लगा के इनरिचमेंट करते हैं। बट दिस टेक्नोलॉजी इट कंज्यूम्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, वर्ल्ड वार ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार this technology was used, but this technology is no more used nowadays. ठीक है, तीसरी लेजर आइसोटोप सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, तो इसकी सिंपल जो इसका प्रिंसिपल वो ये है कि आप लेजर ऑफ एप्रोप्रिएट वेव लेंथ, उससे जो यूरेनियम वेपर है, नेचुरल यूरेनियम है, उसमें U235 भी है, U238 भी है। ठीक है, उसको वेपराइज करके उसके ऊपर लेजर ऑफ एप्रोप्रिएट वेवलेंथ से उसको शाइन करते हैं उन वेपर्स को। ठीक है, जब शाइन करते हैं तो उसकी वेवलेंथ कुछ इस तरह की है कि ये जो U235 के जो एटम्स जो हैं उनको सिलेक्टिवली उनकी आयोनाइजेशन करता है ये लेजर बीम। ठीक है, सो हियर वी हैव इलेक्ट्रोड्स एंड U235 आयंस। ठीक है, वो फिर क्या होंगे, इस इलेक्ट्रोड में कलेक्ट हो जाएंगे, उनको फिर आप अलग करेंगे। ठीक है, तो एक टेक्निक ये भी है। देन वी हैव मास स्पेक्ट्रोग्राफ्स हैं, ये पुराने ज़माने की 1940s में इस्तेमाल हो गई है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट भी वेरी वेरी सिंपल। यूरेनियम क्लोराइड आयन सोर्स है आपके पास है नेचुरल यूरेनियम का, जिसमें U235 भी है और U238 भी है। ठीक है, इसको यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू दिस पेज। ठीक है, टू दिस स्क्रीन ऑफ माय कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ से व्हेन दिस इज ions, they are accelerated with the help of some electrodes and they are injected into this magnetic field. ठीक है, तो उसमें हमेशा जब भी कोई किसी खास वेलोसिटी से जब कोई आयन मैग्नेटिक फील्ड में आप इंजेक्ट करते हैं then it adopts a circular path. ठीक है, सो फिजिक्स में हम, मुझे तो याद है हमने UAT लाहौर में इसकी इक्वेशंस भी ड्राइव की थी। किसी चार्ज को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम डाल दें तो उसका पाथ, रेडियस एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड होपफुली यू हैव आल्सो डन दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसमें से जो U238 का एटम जो है ये थोड़ा सा हेवी है एज कंपेयर टू U235। तो ये जो इसका जो पाथ होगा, इसका जो रेडियस होगा पाथ का, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू U235 के एटम्स के मुकाबले में। आयंस दे विल मूव इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ कोर्स। ठीक है, सो U235 के जो एटम्स होंगे they will be collected because its path is this and U238's path is this. Okay, so U238 will be collected here and U235 will be collected here. Okay, so this is another technique to enrich U235 to do the enrichment of uranium. Okay, then we have, once we have the enrichment, ठीक है, इसको फिर enriched uranium को we don't just put जो उसको हम उसके अंदर फिल नहीं करते हैं, उससे फिर हम we will have the enriched uranium, we will convert it, what we have is UF6 is converted, still we have UF6 uranium hexafluoride। ठीक है, enriched इसमें U235 की परसेंटेज 5% होगी, बाकी रेस्ट इज U238 के एटम्स होंगे। अगर U238 यूरेनियम की बात करें उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम ऑक्साइड में, UO2 में। ठीक है, ये हमारे पास UO2 है ब्लैक कलर। ठीक है, इससे फिर व्हाट वी मेक फ्रॉम हियर इज वी विल मेक न्यूक्लियर फ्यूल पैलेट। ये एक फ्यूल पैलेट है और उसको सिरामिक में हम इनकेसिंग करेंगे, इसके इर्द गिर्द सिरामिक का कवर लगाएंगे और व्हाट वी गेट इज वी हैव दिस टाइप ऑफ फ्यूल पैलेट्स। इन फ्यूल पैलेट्स को हम फिर क्या करते हैं, ये फ्यूल रॉड है, दिस इज फ्यूल रॉड।
ठीक है, इसके अंदर हियर वी हैव द स्प्रिंग, और उसके बाद जो फ्यूल पैलेट्स हैं उसको इस रॉड के अंदर हम फीड करते हैं, ठीक है, और इस रॉड के अंदर हमने हीलियम इसके अंदर हम भर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, फिशन टेक्स प्लेस इन दीज फ्यूल पैलेट्स, ठीक है, तो वहां से हीट प्रोड्यूस होती। हीलियम क्यों भरते हैं, ताकि कंडक्टिविटी, ये देखें ये हमारे पास मटेरियल फ्यूल रॉड है, ये इसकी क्लेडिंग कहते हैं, इसका जो मटेरियल इस्तेमाल है, ठीक है, जो आपने ये जो ट्यूब जो है इसकी मटेरियल जिसकी बनी है, ठीक है, खाल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर को सस्टेन करते हैं और उसके अलावा रेडिएशन जो है उस पर भी वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड नहीं होते हैं, और स्पेशल मटेरियल्स विल बी देयर, और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि यहाँ जो हीट अंदर प्रोड्यूस हुई है, दिस हीट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कूलेंट। अगर इनकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर हो गई तो हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड, और फिर उसके बाद फिर अंदर जो फ्यूल है ये सारा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो गैस भी जो हीलियम है ये इसको हम यहाँ भरते हैं ताकि कंडक्टिविटी जो हीट यहाँ से ट्रांसफर होके क्लेडिंग के थ्रू यहाँ बाहर फ्यूल होगा, यहाँ बाहर कूलेंट विल बी देयर, एंड दिस हीट विल बी टेकन बाय द कूलेंट टू प्रोड्यूस द स्टीम। तो ये हमारे पास फ्यूल रॉड है। फिर बहुत सारे फ्यूल रॉड को हम इकट्ठा करते हैं और फ्यूल असेंबलीज बनाते हैं। तो ये फ्यूल रॉड्स, ये देखिए बहुत सारे फ्यूल रॉड्स, इस तरह के फ्यूल रॉड्स, ठीक है, और उसमें फिर दरमियान में हम ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं उनके लिए फिर हमने स्पेस रखी होती है, और उनके थ्रू हम कंट्रोल रॉड्स को ऊपर नीचे मूव करते हैं। और ये फ्यूल रॉड्स के दरमियान जो स्पेसिंग है, ये वाली स्पेसिंग है, यहाँ से कूलेंट यहाँ से मूव करता है। इट कुड बी लाइट वाटर, इट कुड बी हेवी वाटर, इट कुड बी सम टाइप ऑफ गैस, ठीक है। यहाँ से जब मूव करेगा इट विल टेक द फिशन हीट, फिशन रिएक्शन के नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस हो गई है उसको फिर यहाँ से हम रिमूव करेंगे। जस्ट आई विल कंक्लूड, ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल जो पावर प्लांट्स में जो फ्यूल, ये फिगर मेरी अपनी बनाई हुई है, ठीक है, टू मेक इट वेरी सिंपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो फ्यूल असेंबली है, दिस इज व्हाट वी हैव द फ्यूल रॉड। इसके अंदर ये हमारे पास है फ्यूल पैलेट है, ठीक है, उसको फिर इसके अंदर हम फीड करेंगे ये, और उसके बाद फिर इन सबको आपस में जोड़ के असेंबली, इस तरह की बहुत सारी फ्यूल असेंबलीज होती हैं। इंडिविजुअल फ्यूल रॉड्स को हम इसमें फीड नहीं करते हैं। व्हाट वी फीड इनसाइड द रिएक्टर कोर इज, ये जो फ्यूल असेंबलीज है उनको ले जाके उसके अंदर हम प्लेस करते हैं। तो ये फ्यूल असेंबली है, ठीक है, और उसको फ्यूल बंडल कहते हैं। ये जो हमारा कराची का है कैंडू टाइप का रिएक्टर है, उसमें इस तरह का फ्यूल इस्तेमाल होता है। वी विल टॉक अबाउट कैंडू टाइप रिएक्टर एंड इट्स फ्यूल बंडल इन द कमिंग लेक्चर्स। एंड हियर वी हैव, ये प्रेशर वेसल है, दिस इज द प्रेशर वेसल, ठीक है। ये जो फ्यूल असेंबलीज है दे विल बी प्लेस्ड इनसाइड दिस प्रेशर वेसल, हियर इनसाइड दिस प्रेशर वेसल, ठीक है, इसके अंदर। और ये इसका एक क्रॉस सेक्शन है, ये फ्यूल असेंबलीज यहाँ पे इसके अंदर रखी हुई सारी। कंट्रोल रॉड्स हैं, उसको ऊपर नीचे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स हैं, कंट्रोल रॉड्स ऊपर से इंसर्ट होते हैं, और कुछ हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स कहते हैं, जिनकी हम बात करेंगे। उनमें जो कंट्रोल रॉड्स हैं हम नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे यहाँ बॉटम से हम उनको ऊपर की तरफ, ऊपर और नीचे हम मूव करते हैं। ये प्रेशर वेसल है, थिक में भी बाद में हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो पाइपिंग सिस्टम है इसके जरिए कूलेंट विल गो इनसाइड and it will become very hot and it will come out, ठीक है, and with the help of that very hot coolant you will produce steam to run steam turbine, ठीक है। Did you get my point? तो ये pressure vessel है basically. Here we have a building जो है containment building, जैसा कि इसमें radiations है, sometimes some leakage may take place, कोई जिस तरह यहाँ पे ये जो fuel rods हैं ये कोई rupture हो सकता है heat की वजह से, ठीक है, और जिसकी वजह से जो रेडियो एक्टिविटी है इट विल गो into the coolant system, or some piping may also rupture at some time, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी इससे प्रेशर वेसल से बाहर निकल के इसमें ऐड हो जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए, जिससे स्टीम प्रोड्यूस हो जाए। बिकॉज अगर ये सारा इसकी इंटेग्रिटी अगर ख़राब हो जाए, टूट जाए किसी वजह से, प्रेशर वेसल अगर कोई एक्सीडेंट होता है, मेल्ट होता है फ्यूल, तो उसमें से रेडियो एक्टिव गैसेज भी प्रोड्यूस होती हैं। तो
तो ये बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि उन रेडियो एक्टिव गैसेस को भी इसी के अंदर कंटेन करें, कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट का जो फॉल आउट है उस सब को इसी के अंदर कंटेन करें, ताकि वो चीज़ें इन्वायरमेंट में ऐड ना हो जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसा बनाएं। ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसके ऊपर कोई जहाज भी आके इसके ऊपर स्ट्राइक करे, इसको हिट करे, तो स्टिल इट शुड बी स्ट्रांग इनफ to bear that impact of the aeroplane. Okay, so here we have containment vessel है, 1.5 inch thick steel shielding building wall है, 3 foot thick steel reinforced concrete है, dry well wall है, 5 foot thick reinforced concrete है, 5 foot, ठीक है, बायो शील्ड है, रिएक्टर वेसल है, ये जो प्रेशर वेसल जिसकी बात मैंने आपको बात की थी, ठीक है, इट्स थिकनेस इज 4 to 8 inches थिक स्टील है, स्टील की बनी हुई। देन वी हैव रिएक्टर फ्यूल इसके अंदर, प्रेशर वेसल के अंदर, ठीक है। देन देयर आर डिफरेंट, ऑफ कोर्स यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज दीज थिंग्स, लेकिन आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी बिल्डिंग, इट इज वेरी स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड with care. Is it clear? So this is enough for today. जी बेटा, हेलो सर इस बिल्डिंग का फायदा क्या है सर? बिल्डिंग का फायदा क्या है? बिल्डिंग का फायदा तो अभी मैंने आपको बताया ना, कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, कोई लीकेज हो जाए, या इसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं, तो यहाँ इसी बिल्डिंग के अंदर ही इसकी जो थिकनेस, और आपने देखो कि वॉल्स की थिकनेस है, हमने पीछे कहीं पढ़ा था, आपको याद होगा, कंक्रीट के बहुत बड़ी वॉल हो तो वो कौन सी रेडिएशंस को, गैमा रेज को रोक सकती है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको रोकना है, बाहर आने नहीं देना है। ये प्रेशर वेसल, वेरी हाई प्रेशर इज दियर, हाई टेम्परेचर इज दियर, कोई एक्सीडेंट होता है जिससे फ्यूल मेल्ट होता है, तो इसकी वजह से ये स्टीम और वाटर और सारा यहाँ इसके अंदर जमा होता है, इसकी वजह से इसके अंदर प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। अगर ये बिल्डिंग ना हो और ये अगर प्रेशर बिल्डअप हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे अगर इफ देयर इज सम एक्सप्लोजन, देयर विल बी नो एक्सप्लोजन, जस्ट लाइक एटॉमिक डिवाइसेस। यहाँ पे जो एक्सप्लोजन होगा, दैट विल बी ड्यू टू द हाई प्रेशर स्टीम जो प्रोड्यूस होती है। अगर ये यहाँ पे ना हो, अगर ये स्ट्रांग, एक वेरी स्ट्रांग बिल्डिंग आप नहीं बनाएंगे, तो वो जो रेडियो एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पे सारे जो फ्यूल है वो रेडियो एक्टिव है, हाईली रेडियो एक्टिव, फिशन फ्रैगमेंट्स आर दियर, ठीक है। अगर ये बिल्डिंग स्ट्रांग ना हो, अगर यहाँ कोई एक्सप्लोजन हो जाए, तो वो सारे फिशन फ्रैगमेंट यहाँ से निकल के कहाँ ऐड हो जाएंगे, इन्वायरमेंट में ऐड हो जाएंगे। तो आपने इतनी स्ट्रांग बनानी है कि ये चीज़ें, अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो वो सारी चीज़ें इसी बिल्डिंग के अंदर ही रहें। या कोई अर्थक्वेक हो जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको इतना स्ट्रांग बनाते हैं, वो जो स्टैंडर्ड जो फॉलो करते हैं, कि आप फॉर कहते हैं कि 9 स्केल का अगर है या 10 स्केल का, वट एवर इट इज़, जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं, कि आप एज्यूम करते हैं कि इतने इस लेवल का अगर अर्थक्वेक आ जाए तो इस बिल्डिंग को कुछ भी ना हो। ये एक्सीडेंट जो हुआ था जापान में, क्या था उसका, कौन सा था? नहीं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हुआ था, चेर्नोबिल, और वो जो दूसरा था अभी जहन से निकल गया, देखे ना, ये तो हालत हो गई, हमारी बूढ़े हो गए। फुकुशिमा का। पहले वहां आपको पता है कि वहां पे वो अर्थक्वेक आया था, वेरी स्ट्रांग, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से इस बिल्डिंग को कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता ये हुआ कि बाहर जो स्ट्रक्चर था, जो यहाँ से जो पावर प्लांट्स जो ग्रिड को सप्लाई करते थे, वो जब डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद फिर बाहर वाला जो रिएक्टर को कुछ नहीं हुआ, बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खराब हो गया। ग्रिड से जब इसको इमरजेंसी पावर नहीं मिली, तो ये फिर इसके अपना जो इमरजेंसी सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, जिससे हीट को रिमूव करते रहना है। अगर हीट को रिमूव नहीं करेगा, रिएक्टर को शट डाउन भी किया है, तब भी ये फिशन फ्रैगमेंट्स की वजह से, रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती रहती है। उसको काफ़ी अरसे तक इसको आपने कूल डाउन करके रखना, अदरवाइज इसका कोर जो है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो वहाँ पे भी यही हुआ कि इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम से रिएक्टर को कूलिंग रिएक्टर की शुरू हो गई, लेकिन आफ्टर 50 मिनट्स ऑफ दिस अर्थक्वेक,
एक सुनामी आई, उसने इसको जो रिएक्टर था इसको इस ऑफ कोर्स सुनामी का जो पानी था वो सारा वो जो इमरजेंसी जनरेटर जहाँ पे रखे गए थे, ठीक है, तो सारा पानी वहाँ चला गया। उसकी वजह से दोज जनरेटर्स दे फेल टू प्रोवाइड इमरजेंसी सप्लाई फॉर कूलिंग द रिएक्टर कोर, और उसकी वजह से फिर हीट डेवलप होती चली गई, और हीट ऑफ कोर्स उसको रिमूव करने के लिए कूलेंट नहीं था। उसकी वजह से फिर वो रिएक्टर का जो फ्यूल रॉड्स और फ्यूल असेंबलीज और उसका कोर मेल्ट हो गया, ठीक है। वेरी हाई हीट की वजह से पानी के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गई, एंड एज यू नो दैट हाइड्रोजन इज इटसेल्फ ए फ्यूल, ठीक है। सो इट कॉट फायर, और उसकी वजह से इसके अंदर एक्सप्लोजन्स हुए, और उसकी वजह से फिर जो रेडियो एक्टिविटी थी इट वाज डिस्पर्स इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इतनी स्ट्रांग करते हैं कि इस तरह की कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी जो फॉल आउट है, इसकी जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में ऐड ना हो जाए, इसके अंदर ही रहे। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नो सर, नॉट नाउ। और ये सेव किया है आप लोगों ने? जी सर, ये रिकॉर्ड या हो मैं रहा है। सेव करूं? है? ये हो जाएगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है ना सर? आप बस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें जाके ऑप्शंस में। रिकॉर्डिंग में ही स्टॉप कर दूं? जी चल ठीक है, कर दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग।